हेलो बच्चों। अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने बर्नौली का प्रमेय देखा था, ठीक है। और बर्नौली का प्रमेय यानी बर्नौलीज थ्योरम के बारे में पढ़ा था। बर्नौलीज थ्योरम से संबंधित लगभग सारी चीजें मैंने आपको बताया था। और आइए आज की क्लास में हम लोग उसके कुछ अनुप्रयोग देखते हैं, यानी एप्लीकेशंस देखते हैं और समझते हैं कि कैसे डेली लाइफ में बर्नौली का प्रमेय अलग अलग चीजों में प्रयोग होता है, ठीक है। और इससे संबंधित कुछ एक डेरिवेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट्स हैं जो हम लोगों को बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा आता है, तो हम उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। और साथ ही आज की क्लास में हमारा सबसे मेन काम रहेगा जेई मेंस से आए हुए सवालों को हल करना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बर्नौली का प्रमेय पढ़ा था, जो कहता है, बर्नौली थ्योरम कहता है, क्या कहता है कि किसी भी आइडियल फ्लूइड के फ्लो में, किस चीज में, स्ट्रीमलाइंड फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड, स्ट्रीमलाइंड फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड, किसी भी आइडियल फ्लूइड के स्ट्रीमलाइन फ्लो में सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है, किसके लिए, फॉर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या होता है, इज कांस्टेंट at every point of a streamlined flow of an ideal fluid. The total sum of pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume और potential energy per unit volume का जो सम होता है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसके लिए अगर हम एक स्ट्रीम लाइन का फ्लो कंसीडर करके देखें तो यहाँ और यहाँ दो पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट पर प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और इस पॉइंट का हाइट डेटम लाइन से मान लीजिए कितना है, डेटम लाइन से हाइट कितना है, H1। तो यहाँ प्रेशर P2, वेलोसिटी V2, सॉरी V फॉर वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है, और H फॉर हाइट H2, ठीक। हाइट है, वॉल्यूम नहीं है, सॉरी वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है। तो लॉ कहता है कि टोटल प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसका, फॉर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब प्रेशर एनर्जी P हाफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच का जो सम है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। क्लियर है। इसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा था कि किसी हॉरिजॉन्टल पाइप में, यानी अगर डेटम से हाइट सेम हो तो जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी कम होती है वहां फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा होता है, और जहां वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ज्यादा होता है वहां प्रेशर कम होता है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। और इसी पर बेस्ड हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन ऑफ क्या, बर्नौली थ्योरम, जिसमें सबसे पहले बताए थे ब्लो ऑफ द रूफ, कि छत, लोगों के छत यानी टीन सेट या छत की छप्पर वगैरह जो हो जाती है ब्लो ऑफ हो जाता है, ब्लो ऑफ द रूफ, ब्लो ऑफ द रूफ। कैसे, ऊपर जहां एयर प्रेशर एयर की वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है, और नीचे जहां स्टैटिक एयर रहती है वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए नीचे से ऊपर की तरफ लिफ्ट मिलता है। इसी का एक एग्जांपल है पिंग पोंग बॉल, पिंग पोंग बॉल, ठीक, जिसमें हम एक पाइप पर बॉल रख के उसके ऊपर फूंकते हैं, बॉल हवा में उड़ती है, ठीक है। इसी का एग्जांपल आप सेट कर सकते हैं एटोमाइजर, एटोमाइजर यानी कि स्प्रेयर, जिससे हम स्प्रे करते हैं, ठीक, जैसे चाहे आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं या कोई चीज स्प्रे करते हैं। कैसे होता है, तो पाइप में एयर रहती है, ठीक, और नीचे फ्लूइड रहता है। जब हम ऊपर से बटन प्रेस करते हैं तो एयर की स्पीड सडनली बढ़ जाती है, जिससे प्रेशर कम हो जाता है, और फ्लूइड
हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर ऊपर की तरफ उठने लगता है। ठीक है, इसी पर आधारित, इसी पर बेस्ड हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था टोरिसेलीज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, टोरिसेलीज एक्सपेरिमेंट के जो फॉर्मूले हैं उनको डिराइव करने के लिए आप पीछे की क्लास में देख सकते हैं। पीछे की क्लास में मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में आपको डिराइवेशन कराया था। ठीक है, आज हम समझते हैं टोरिसेलीज एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा फिर से, और फिर वेंचुरी मीटर पढ़ेंगे। टोरिसेलीज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि एक बड़ा टैंक है, ठीक, इसमें यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। ये टोटल हाइट मान लीजिए बॉटम से कैपिटल एच है। यहां पर कोई पिन होल है जिससे फ्लूइड निकल रहा है इस तरीके से। ठीक है, जिस सेम रेंज पर सेम हाइट पर पहुंचने के लिए बॉटम के, उसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अब यहाँ फ्लूइड निकलेगा v वेलोसिटी से। ये जो होल है उसका एरिया इस पूरे कंटेनर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंपैरिजन में कैसा लेते हैं, बहुत ही स्मॉल लेते हैं। अब ये हाइट मान लीजिए है h, और यहां से इसका हाइट मान लीजिए है, कुछ भी मान सकते हैं, उस क्लास में h1 माने थे, यहाँ h डैश मान लेते हैं। ठीक है, h और h डैश, बॉटम से कितना हाइट पर है, h डैश पर, और टॉप सरफेस यानी फ्री सरफेस से h हाइट पे है। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा √2g h। इस पॉइंट पर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, √2g h। क्योंकि ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो जब उसको h डैश हाइट से गिरना होगा तो टाइम टेकन बाय द फ्लूइड टू फॉल फ्रॉम दिस हाइट टू द बॉटम लेवल विल बी गिवन बाय 2h डैश बाई g, √2h डैश बाई g। तो ये रेंज कैसे निकाले थे, तो रेंज निकाले थे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v इंटू टोटल टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन होगा नहीं, इस वजह से √2gh इंटू √2h डैश बाई g करने पर आपका r का वैल्यू आएगा 2√2 का 2 बाहर हो गया, √h डैश इंटू h डैश इंटू h। कभी कभी क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द होल सो दैट द रेंज इज मैक्सिमम। रेंज को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। रेंज को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो मान लीजिए कि हम नीचे से x हाइट पर होल किए हैं, कितने हाइट पे किए हैं, अभी h डैश पे किए हैं, मान लिए नीचे से h डैश पे हाइट पे क्या किए हैं, होल किए हैं, यानी टू गेट मैक्सिमम रेंज, टू गेट मैक्सिमम रेंज, मान लो रेंज क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। टू गेट मैक्सिमम रेंज लेट अस मेक अ होल, लेट अस मेक द होल एट हाइट x फ्रॉम बॉटम। कहां से, बॉटम से कितने दूरी पर, x दूरी पर हमने क्या किया, होल कर दिया। अगर हम बॉटम से h दूरी पर होल किए हैं तो ये हाइट कितना हो गया, h की वैल्यू कैपिटल H माइनस x। सो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, या सीधे रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा, रेंज इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट यहां से लेकर के यहां तक x, और यहां से लेकर के यहां तक कैपिटल H माइनस x। ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब अगर इसको चाहे तो थोड़ा ओपन कर सकते हैं, तो r इक्वल टू हो गया 2 अंडर रूट x इंटू कैपिटल H माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस 2, अब इस साइड को, दोनों साइड को स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और इधर हो जाएगा x इंटू एच माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि अगर हमको किसी चीज को मैक्सिमाइज करना है तो हम उसका ग्राफ बनाएंगे,
और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा है उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे उसके रिस्पेक्ट में। यानी अगर हमको r को मैक्सिमाइज करना है तो r देखिए कि किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, x पर। तो हम क्या करेंगे, dr बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे 0 के। अगर ऐसा हुआ तो ये r की या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या तो मिनिमम। मैक्सिमम होगी या मिनिमम ये कैसे जाने, तो ये तो कंफर्म हो गया कि मैक्सिमम या मिनिमम होगा, पर मैक्सिमा तब होगा जब सेकेंड डिफरेंशिएशन में वैल्यू रखने पर x की वो वैल्यू निगेटिव है, तब मिनिमम होगा, तब मैक्सिमम होगा। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव करने के बाद वो वैल्यू x की वैल्यू रखने पर वो पूरा ओवरऑल वैल्यू निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो समझिए कि क्या होगा, मिनिमा होगा। तो आइए चेक करते हैं कि dr बाई डी एक्स कैसे निकलेगा। dr बाई डी एक्स निकालने के लिए चाहे तो आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं, चाहे तो इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हम इसी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पे आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2r इंटू डी आर बाई डी एक्स, ठीक है। और ये इक्वल हो गया, इधर 4 का डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, और बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। x इंटू एच का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा h, और माइनस x का हो जाएगा 2x। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आई। अब सिंपल है, अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू हो तो dr बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। फॉर मैक्सिमम वैल्यू dr बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, 0। अगर हम dr बाई डी एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये हो गया 0, और इधर हो गया 4, इधर हो गया h माइनस 2x। इसका मतलब हुआ कि h माइनस 2x की वैल्यू आई 0, तो 2x इक्वल टू आया h, तो x इक्वल टू आया h बाई 2। इसका अर्थ है कि ये छेद कहाँ होना चाहिए, ये होल कहाँ होना चाहिए, पूरे हाइट ऑफ कॉलम के बीचों बीच। अगर हम पूरे हाइट ऑफ वाटर के बीचों बीच छेद करते हैं तो रेंज हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। रेंज मैक्सिमम होगा इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। क्लियर हुआ, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब ऊपर से डेप्थ की वैल्यू, होल के डेप्थ की वैल्यू मैक्सिमम हो, h की वैल्यू मैक्सिमम हो। पर रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब x की वैल्यू मिड में हो, यानी बीचों बीच छेद हो, तो रेंज क्या होगा, हाईएस्ट होगा। ये आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। तो ये था टोरिसेलीज एक्सपेरिमेंट, जो ये कहता है कि अगर किसी पाइप में पिन होल है, ठीक, तो पिन होल की वजह से फ्लूइड फ्लो करेगा। फ्लूइड फ्लो करेगा तो जिस वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो करेगा वो वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी वेलोसिटी वो अपने फ्री सरफेस से उस हाइट तक आने में फ्रीली फॉलिंग केस में अटेन करता है, यानी अंडर रूट 2g, और उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फ्री सरफेस यानी h। क्लियर है। तो ये आपका टोरिसेलीज एक्सपेरिमेंट का एक प्रूफ हो गया कि कब मैक्सिमम रेंज होगा, कब मैक्सिमम रेंज होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम रेंज की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, आर मैक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आर का फॉर्मूला है 2h डैश h, 2 अंडर रूट h डैश कहाँ से था, नीचे से था, जिसकी वैल्यू हो गई x, और x की वैल्यू आई है मैक्सिमम के लिए h बाई 2, ठीक, इंटू h ऊपर से फ्री सरफेस से था, तो x की वैल्यू h, और h की वैल्यू हो जाएगी कितनी, जब टोटल h है नीचे h बाई 2 है तो ऊपर भी h बाई 2 होगा, तो स्मॉल h की वैल्यू भी कितनी आई, h बाई 2। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया 4। आर मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, h के बराबर। आर मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, h के बराबर, यानी मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है, मतलब मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है, जितना इसका मैक्सिमम हाइट होगा। चेक कर लीजिए। हो गया।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आएंगे इसके बाद अपने नए इंस्ट्रूमेंट पे, जिसको स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड एज वेंचुरी मीटर। आजकल बाढ़ खूब आई हुई है, तो उसमें स्पीड ऑफ वाटर फ्लो को मेजर करने के लिए जो चीज़ों का हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं उसे कहते हैं वेंचुरी मीटर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वेंचुरी मीटर के बारे में पढ़ना। ठीक है, इस पर क्वेश्चन जरूर करेंगे, आज की क्लास में ही करेंगे। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर का यूज क्या है? सबसे पहले तो वेंचुरी मीटर का यूज है टू कैलकुलेट द फ्लो रेट। क्या कैलकुलेट करता है? फ्लो रेट ऑफ स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम का यानी किसी भी प्रवाह का क्या कैलकुलेट करता है? फ्लो रेट कैलकुलेट करता है कि पानी की किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, उसका डिस्चार्ज का रेट क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका डिजाइन कैसा होगा। एक सिंपल वेंचुरी मीटर में कुछ नहीं रहता, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट क्या है? सिलेंडर है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद एक स्मूथ सरफेस लेते हुए उस सिलेंडर के बीच में एक और पाइप लगा दिए, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस सिलेंडर के कंपैरिजन में क्या होगा? कम होगा। फिर ये ऊपर इस तरीके से बाद में फिर से ओपन हो जाएगा दूसरे एंड पर। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होता है, बीच वाले सेक्शन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है। ऐसा सेटअप हो गया। ठीक, अब चाहे नीचे की तरफ और चाहे ऊपर की तरफ, दोनों सेटअप पे मान लीजिए हमने यहां पर एक पाइप लगा दिया। ठीक, और इस पाइप में क्या है? नंबरिंग है, मार्किंग है। इस पाइप में क्या है? मार्किंग है। इसी तरीके से एक पाइप हम यहां लगा देंगे सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। ठीक है, दो पाइप लगा दिया, दोनों में मार्किंग है, दोनों में मार्किंग रहती है। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आई? अब इस सेटअप को उठा के ले गए, ऐसी जगह रखे जहां नदी फ्लो कर रही है। मान लिए ऐसे फ्लो कर रही है नदी, या कोई भी चीज, कोई धारा फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक, तो जब इसमें लाके रखेंगे तो ये चौड़ा सा पाइप है, उसमें पानी प्रवेश कर जाएगा। पानी प्रवेश कर गया मान लिए। अब अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो है, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो तो आपको पता है कि वो स्ट्रीम लाइन बनते हुए यहां से फिर से निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे इधर भी स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो में इस तरीके से वाटर फ्लो करेगा। क्लियर है? अब हो क्या रहा है, ध्यान से समझिए कि इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन में है, एक सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन में है। किसी भी रेफरेंस लेवल से, इस यानी डेटम से दोनों हाइट्स का से दोनों का हाइट क्या है? सेम होगा। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट 1 और एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट 2। तो आपको पता है कि हाइट सेम है, हाइट क्लियर हो गई, सेम है। अब मान लीजिए कि इस सेक्शन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 और इस सेक्शन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2। तो यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया? A1। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A2। ऑब्वियस सी बात है, ये क्लियर है, आपको पता है कि कंटिन्यूअस इक्वेशन यानी कंटिन्यूटी इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से वेलोसिटी एट V2 सेक्शन 2 इज मोर एज कंपेयर टू द वेलोसिटी एट सेक्शन 1। यानी अगर यहाँ वेलोसिटी V1 है तो यहाँ वेलोसिटी V2 है, और ऑब्वियसली V2 इज मोर देन V1। क्यों? बिकॉज A1 इज मोर देन, A1 इज मोर देन A2। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि A1 V1 इक्वल होना चाहिए A2 V2 के। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ये क्लियर है कि पतले सेक्शन की वेलोसिटी कम और ज्यादा सेक्शन की वेलोसिटी, पतले सेक्शन पर वेलोसिटी ज्यादा और लोअर सेक्शन पर, मोटे सेक्शन पे, चौड़े सेक्शन पे वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है।
और क्योंकि ये पाइप हॉरिजेंटल है तो हम लोग बर्नौली का एक्सपेरिमेंट लगा सकते हैं। बर्नौली का थ्योरम कहता है कि जब हॉरिजेंटल पाइप है तो हाइट सेम होगा, और अगर हाइट सेम होगा तो जिस सेक्शन पे वेलोसिटी कम होगी वहां पे फ्लूइड का प्रेशर हाई होगा, और जिस सेक्शन पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पर फ्लूइड का प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। ये भी हम लोग पीछे भी देखें और पिछले क्लास में भी, लास्ट लेक्चर में भी ये चीज क्लियर थी। अब अगर ऐसा है तो 2 पर वेलोसिटी हाई है तो 2 पर फ्लूइड प्रेशर कम होगा, 1 पर वेलोसिटी लो है तो 1 पर फ्लूइड प्रेशर ज्यादा होगा। अब अगर फ्लूइड प्रेशर ज्यादा है तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से इधर भी फ्लूइड ऊपर उठेगा, इधर भी फ्लूइड ऊपर उठेगा, लेकिन इस वाले सेक्शन में फ्लूइड ज्यादा ऊपर उठेगा क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है ना, और यहाँ प्रेशर कम है तो इस सेक्शन में फ्लूइड उठेगा तो पर उतने हाइट तक नहीं उठेगा जितना इसमें उठा था। इससे हुआ क्या कि इधर और इधर के फ्लूइड का हाइट डिफरेंस मिल गया, लेट इट इज h, ठीक है। तो अब इस सेक्शन और इस सेक्शन पे बर्नौलीज का एक्सपेरिमेंट लगा के, बर्नौलीज थ्योरम लगा के हम आराम से वेलोसिटी v1 पता कर सकते हैं। क्लियर है? कैसे, देखिए। अब एट सेक्शन 1 और एट सेक्शन 2 हमने क्या लगा दिया, बर्नौलीज थ्योरम लगा दिया, जो कहता है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1। तो H1 वाला कंसीडरेशन करना ही नहीं है क्योंकि हाइट सेम है, तो बचा क्या, इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। P1 is more than P2, so P1 minus P2 is equals to half rho V2 square minus V1 square, क्योंकि आइडियल फ्लूइड है तो प्रेशर क्या होगा, सॉरी डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस को H से निकाल सकते हैं, तो रो G और H। अब ध्यान दीजिए, ये भी वाटर का ही है, मतलब जो फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा वही यहाँ भी फ्लो कर रहा, वही यहाँ भी गया है, तो रो की वैल्यू सेम होगी दोनों साइड, तो हाफ रो और V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। रो रो को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो बचा क्या, 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहां से आप चाहें तो V2 की वैल्यू रख सकते हैं, कैसे, V2 इक्वल टू A1 V1 बाई A2, सो 2GH V2 की जगह क्या रखे, A1 V1 बाई A2, क्या रखे, A1 V1 बाई A2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। आप कहेंगे सर V2 की जगह क्यों रखें, इसलिए क्योंकि अगर हमको इस स्ट्रीम का स्पीड चाहिए तो हमको V1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, ना कि V2। तो हमको A1 V1 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से V1 की वैल्यू आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, 2GH इज इक्वल टू V1 स्क्वायर को ले लिए कॉमन, तो हो गया A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1, हो गया ना, क्लियर है। अब आपको A1 और A2 पता है तो आप V1 आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये वेंचुरीमीटर काम करता है, पर वेंचुरीमीटर का एक अरेंजमेंट और होता है। आइए देखते हैं कि वो अरेंजमेंट कैसा है। इस अरेंजमेंट में हाइट ऑफ वाटर कॉलम ही यहाँ भी है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम यहाँ भी है, अगर ये फ्लूइड वाटर है। अगर ये फ्लूइड कोई और चीज है तो वही कॉलम यहाँ भी जाएगा, वही कॉलम यहाँ भी जाएगा। जिस सेक्शन पर वेलोसिटी कम है उस सेक्शन का प्रेशर ज्यादा होगा तो उस सेक्शन पे हाइट ज्यादा उठेगी, और जिस सेक्शन पे वेलोसिटी ज्यादा है उस सेक्शन पे प्रेशर कम होगा तो उस सेक्शन पे हाइट कम उठेगी। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। क्लियर है? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको फॉर्मूला ध्यान रखने में आसानी। प्रयास करिए, डायरेक्ट फॉर्मूला रखने की कोशिश मत करिए, अप्लाई करना सीखिए, ताकि एप्लीकेशन रहेगा तो आप बीच की भी कोई चीज आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ दो ही पॉइंट समझना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, बस कुछ याद नहीं करना। क्लियर है?
एक दूसरा अरेंजमेंट भी देख लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब देखिए जो दूसरा अरेंजमेंट होता है वो कैसा होगा। सेम ही स्ट्रक्चर ऐसे ही है, बस जो पाइप है उस पाइप की अरेंजमेंट जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं देखिए दूसरे अरेंजमेंट में। इसमें क्या करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। एक पाइप है ऐसे, इधर क्रॉस सेक्शन कम है, इधर क्रॉस सेक्शन कम है, इधर ज्यादा है, फिर यहाँ ये ज्यादा ही है। ठीक है, ऐसे ही तो था। इधर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इस तरीके से फ्लूइड में ले जाके रख दिए, तो क्योंकि ये स्टीम लाइन फ्लो है तो अगेन फ्लो उसी तरीके से इसमें होते हुए चला जाएगा और फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। यहाँ जो फ्लूइड का वेलोसिटी है वो है v1 और यहाँ जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो है v2 और फिर यहाँ v1 हो जाएगा। पर जो प्रेशर मेजरमेंट करने की टेक्निक है उस टेक्निक में डिफरेंस होता है। कैसे, हम क्या करते हैं कि U2 मैनोमीटर सेट कर देते हैं। U2 मैनोमीटर कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो सब कुछ आपको मैंने पीछे की क्लासेस में समझाया हुआ है। ठीक है, अब यहां से देखिए इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, वेंचुरीमीटर, और इसमें भर देते हैं मरकरी। इसमें क्या भर देंगे, मरकरी। तो जब इसमें मरकरी भर देते हैं तो अगर फ्लूइड ना फ्लो करे तो दोनों साइड पे मरकरी का लेवल सेम रहेगा। यानी अगर इसमें फ्लूइड ना फ्लो करे, इसको फ्लूइड में ना रखें, हवा में रखें, तो नॉर्मली क्या होगा, दोनों साइड पे प्रेशर, दोनों साइड पे लिक्विड का हाइट क्या होगा, सेम होगा मरकरी का। ठीक है, मरकरी का हाइट दोनों साइड पे क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि पास्कल का लॉ कहता है सेम लिक्विड में स्टैटिक कंडीशंस में जो किसी भी दो लेवल पॉइंट्स पर सेम प्रेशर होता है, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होगा। लेकिन जब हम इस अरेंजमेंट को लिक्विड में रखेंगे, कंटेनर में रखेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ प्रेशर कम होता है, सॉरी प्रेशर यहाँ ज्यादा होता है और यहाँ प्रेशर कम होता है, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी कम है और यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा है। तो जब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है तो वो इस लिक्विड को दबाएगा नीचे की तरफ, तो इधर लिक्विड ऊपर उठ जाएगा। क्लियर है। तो अरेंजमेंट चेंज कर देने से ये चीज चेंज आती है, और इस केस में ये आपका क्या है, मरकरी है, रो क्या है, मरकरी है। ठीक, तो जब हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे यहाँ और यहाँ, तो कैसे करेंगे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, जहाँ रो किसका, रो इस लिक्विड का डेंसिटी है यानी घनत्व है। ठीक है, P1 माइनस P2, तो P1 पर प्रेशर ज्यादा है कि P2 पर प्रेशर ज्यादा, तो P1 पर ज्यादा है। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर, सब कुछ सेम है। बट रो जी एच जब करेंगे तो रो किसका, मरकरी का, इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और V2 और V1 का रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो अगेन A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, यहाँ पर सेक्शन A1 और यहाँ पे सेक्शन का एरिया A2। क्लियर है। तो ये अरेंजमेंट है हमारा वेंचुरीमीटर का दूसरा अरेंजमेंट। हो सकता है कभी आपको इस पर क्वेश्चन मिल जाए। क्लियर है। तो आज की क्लास में बर्नौली के प्रमेय से लगभग सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया। बाकी थियरी थ्योरेटिकल के लिए आपको किताब पढ़ना चाहिए। बुक रीडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको बुक रीडिंग के बिना काम नहीं होगा, क्योंकि आपको पेपर पढ़ने की स्पीड भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आपको बुक रीडिंग करनी ही होगी। YouTube आपको सिर्फ हेल्प कर सकता है, या कोई भी ऑनलाइन चैनल सिर्फ आपको हेल्प कर सकता है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। बुक रीडिंग के लिए आपको बुक ही पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। ठीक है,
तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2020 का पेपर 2 का, ठीक है, जो कि बेस्ड है कंप्लीटली ऑन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे सॉल्व होगा। ए ट्रेन विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ST यानी T फॉर ट्रेन is moving with speed VT inside a long tunnel of cross sectional area S0. S0 is equals to 4 times of ST यानी पूरे टनल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 times of ST है, ठीक है। Assume that almost all the air जिसकी डेंसिटी रो है in front of the train flows back between its sides and the walls of the tunnel. Also, the air flow with respect to the train is steady and laminar. Take the ambient pressure and that inside the train to be P0 if the pressure in the region between the sides of the train and tunnel walls is P, then P0 minus P is equals to 7 by 2n rho Vt square, then the value of n is। अगर हिंदी में इसको समझें तो कह रहा है कि एक ट्रेन है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ST का है, वो VT चाल से एक टनल में, लंबे टनल में गुजर रहा है, जिस टनल का यानी कि सुरंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल S0 है और S0 की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ ST है। अज्यूम दैट, मान लो कि जो ट्रेन एयर है कहाँ, इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के सामने वाली जो एयर है वो फ्लो बैक करती है, यानी जैसे ट्रेन जब आगे जाता है तो एयर कहाँ जाएगी, पीछे। वो पूरी एयर जो उसके आगे है वो फ्लो कर जा रही है किसमें, बैक बिटवीन द इट्स साइड्स एंड द वॉल ऑफ द टनल। यानी अगर हम एक एग्जांपल लें कि भाई मेरा ये ट्रेन है, ठीक, ये इस ट्रेन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ऐसे आगे बढ़ रहा है और ये आपका पूरा टनल है। तो टनल में एयर होगा, टनल में क्या होगा, एयर होगा, ठीक है। और ये ट्रेन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ST, जो VT स्पीड से इधर भाग रहा है, VT स्पीड से क्या कर रहा है, चल रहा है। तो जब एयर चल रहा है तो ये जो एयर है सामने, कह रहा है कि वो एयर ऐसे फ्लो कर जाएगा, फ्लो बैक कर जाएगा, ठीक, वो एयर क्या हो जाएगा, फ्लो बैक कर जाएगा। एयर क्या कर जाएगा, फ्लो बैक यानी पीछे की तरफ चला जाएगा। उस केस में ट्रेन आगे बढ़ रही है, एयर का ये एयर पीछे की तरफ आ रहा है, पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है SO और इसका खुद का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ST, तो बचा कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, SO माइनस ST। क्लियर है? अब देखिए कह रहा है कि मान लो कि जो फ्लो है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, यानी जो ट्रेन का एयर का फ्लो है वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में स्टीडी यानी अस्थाई है, स्थिर है और लैमिनार है अर्थात पटलीय है। टेक द एम्बिएंट प्रेशर, एम्बिएंट प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, वो है P0 एंड दैट इनसाइड द ट्रेन, ट्रेन के अंदर और बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है P0। If the pressure in the region between the sides of the train and tunnel wall, यानी side of the train ये वाला और tunnel wall यानी ये वाला, इस जगह पे, इन सब जगहों पे प्रेशर कितना है, कह रहा P है। तो हमको निकालना है P0 माइनस P का वैल्यू। जब ये निकल जाएगा तो हम इस इक्वेशन से इक्वेट करेंगे और n की वैल्यू ढूंढ लेंगे। आप समझिए ध्यान से, यहाँ पर प्रेशर कितना है P0, तो यहाँ पर भी प्रेशर कितना होगा इस वाले पोर्शन पे P0 उसके ट्रेन के सामने, और जबकि यहाँ ट्रेन की साइड्स और टनल के साइड्स के बीच का प्रेशर कितना है P। प्रेशर डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो एयर होगी वो स्टैटिक होगी, उसकी स्पीड वही होगी जिस स्पीड से ट्रेन गुजर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे आएगा ट्रेन वहां पहुंचेगी, स्पीड क्या हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड के बराबर। पर जब वो यहाँ पहुंचेगा एयर
तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है उस केस में स्पीड बढ़ जाएगी। और जब हम लोग जानते हैं कि लेवल सेम है तो जहाँ स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम होता है, और जहाँ स्पीड कम होती है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। यानी अगर हमको प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो बर्नौली थ्योरम लगाना होगा। और अगर हम बर्नौली थ्योरम लगाएंगे तो जो प्रॉब्लम आएगी वो ये कि यहाँ का स्पीड और यहाँ के स्पीड में क्या रिलेशनशिप है। तो पहले स्पीड का रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। तो देखिए ट्रेन किस स्पीड से आ रही है, वीटी स्पीड से। ट्रेन जब यहाँ पहुंचेगी यानी इस पोर्शन पे पहुंच रही है तो जो यहाँ का एयर है वो किस तरफ जाएगा, ट्रेन के रिलेटिवली पीछे की तरफ। किस स्पीड से, तो जिस स्पीड से ट्रेन आगे जा रही है उसी स्पीड से ये पीछे जाएगा। यानी स्पीड ऑफ एयर इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन कितना हुआ, वीटी, और स्पीड ऑफ द एयर इन बिटवीन द साइड ऑफ द ट्रेन और टनल कितना हुआ, मान लीजिए v। तो vt और v के बीच में कैसे रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, सिंपल इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से a1 b1 बराबर a2 b2। टू लिए हैं इस पोर्शन पर, साइड वॉल और यानी टनल वॉल और साइड्स ऑफ द ट्रेन के बीच में, और वन लिए हैं ट्रेन के सामने। तो ट्रेन के सामने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन खुद का किसका है, ट्रेन का, और वेलोसिटी किसकी है, ट्रेन की ही, क्योंकि वहां एयर की स्पीड यही होगी। a2 यानी बीच वाला गैप, और गैप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, SO माइनस एस ऑफ टी। तो एरिया AT की जगह क्या लेंगे, ST, ठीक, इंटू V2 माने V। तो कितना आया, ST, SO की वैल्यू कितनी कह रहा है, 4ST। 4ST में से ST हटा देंगे तो ST VT इक्वल टू 3ST इंटू V, यानी V बराबर आया स्पीड ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई 3। इतना क्लियर है, बात समझ में आई। अब सिंपली क्या करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट यानी जहां एरिया कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाए थे उन्हीं दोनों पॉइंट्स के लिए हम क्या कर दें, बर्नौलीज थ्योरम लगा दें। बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे तो हाइट सेम है, हाइट वाला पोर्शन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है। अब एक पॉइंट है कि एयर की डेंसिटी वेरी करेगी कि नहीं, तो नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि एयर डेंसिटी लिखा है रो है। ठीक है, ट्रेन के सामने ऑल द एयर, पूरी एयर की डेंसिटी कितनी है, रो है। हम मान के चलेंगे कि एयर की डेंसिटी वेरी नहीं करेगी। क्लियर है, उस केस में क्योंकि फ्लो कैसा है, लैमिनार है और स्टेडी है। ठीक है ना, वैसे भी सो P1 की जगह कितना, P1 की जगह ये वाली वैल्यू और P2 की जगह ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो P1 की जगह प्रेशर एटमॉस्फेरिक यानी P0, स्पीड ऑफ एयर तो रो V और T का स्क्वायर इक्वल्स टू P2 की जगह प्रेशर P है प्लस हाफ रो V2 की जगह कितना VT बाई 3, तो VT स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, सर यहाँ P0 लिखते हैं, P2 का प्रेशर कितना है P। सो अब हमको क्या करना है, P0 माइनस P निकालना है। इसको इधर ट्रांसफर करिए, इसको इधर ट्रांसफर करिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन मिटा दिए हैं। आप थोड़ा सा बैक जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का। हमारे पास आया क्या, P0 माइनस P इज इक्वल टू हाफ रो VT स्क्वायर, कॉमन ले लिए, बचेगा क्या, ठीक, तो बचेगा क्या 1/9, 1/9, ठीक, माइनस कितना 1, 1/9 माइनस 1। क्लियर है, एक
ठीक है, देखिए यहाँ तक का प्रोसीजर क्लियर है। एक गलती हो गई है क्या, हम लोग जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाए हैं वो यहाँ से लगाए, इस सेक्शन और इस सेक्शन के बीच में, मतलब ट्रेन के सामने वाला टनल और ट्रेन के बीच में, ट्रेन और टनल के साइड्स के बीच में। तो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 b1 बराबर a2 b2 किया गया है वो st bt किए हैं, जबकि हमारा ये पूरा सेक्शन है, सेक्शन कितना है SO, तो जब SO रखना होगा तो क्या करेंगे, SO की जगह क्या रखेंगे 4 टाइम्स ऑफ st। तो जहां जहां वेरिएशन है इसकी वजह से वो मैं यहाँ ब्लू कलर से कर दे रहा हूँ st। इससे क्या हुआ, b आएगा 4vt/3। अब ये 4vt/3 आपको यहाँ रखना था, वही गलती हो गई थी। तो कितना रखाएगा, v की जगह रखेंगे 4vt/3, तो v की जगह रखेंगे 4vt/3 यानी 16/9 vt स्क्वायर। क्लियर है, चलिए ये हो गया 16/9 माइनस 1 vt स्क्वायर कॉमन हो गया था। सो हमारा ये आया हाफ रो vt स्क्वायर 16 माइनस 9 यानी 7/9। ठीक, जिसको यहां से मिलाइए तो आपको क्या मिलेगा 7/2 9, 7/2 इंटू 9 रो vt स्क्वायर। तो n की जगह कितना आया, n की जगह आया 9, तो हम आंसर कितना फिल करेंगे 9। क्लियर है, सो द वैल्यू ऑफ n इज 9, ये इसका आंसर है। चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत होगी तो मैसेज करिए। क्लियर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, ग्लिसरीन of density 1.25 into 10 power 3 kg per meter cube is flowing through conical section of pipe. The area of cross section of pipe at its ends is 10 centimeter square and 5 centimeter square, and pressure drop across its length is 3 Newton per meter square. The rate of flow of glycerine through pipe is x into 10 power minus 5 meter cube per second. The value of x is, क्वेश्चन है कि एक पाइप से, कोनिकल पाइप से यानी कि कोन के शेप के आकार का यानी शंक्वाकार पाइप से ग्लिसरीन जिसका घनत्व 1.25 इंटू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब है वो प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है। उस पाइप के दोनों सेक्शंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। The pressure drop across its length is 3 Newton per meter square. सिंपल, एक पाइप है ऐसा जिसका यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और A2। A1 कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। A1 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यहां से लेकर के यहां तक का प्रेशर ड्रॉप, तो हमें पता है कि यहाँ वेलोसिटी कम है, ज्यादा प्रेशर होगा, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, प्रेशर कम होगा। दोनों के इस डेल्टा पी दिया हुआ है कितना 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी 3 पास्कल। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन थ्रू पाइप इज, रेट ऑफ फ्लो यानी डिस्चार्ज A1 B1 या A2 B2 की वैल्यू है x इंटू 10 पावर माइनस 5। हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो या तो हमें v1 पता चल जाए या तो हमें v2 पता चल जाए, हमारा काम चल जाएगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम पहले बर्नौली का थ्योरम लगाएंगे। बर्नौली का थ्योरम लगाएं तो P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 बराबर P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि दोनों सेक्शन पे। तो एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर ले रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट की हाइट सेम होगी। कहेंगे सर ये ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि कोई भी पाइप आमतौर पे कैसा रहता है हॉरिजेंटली। अगर हॉरिजेंटल ना होता तो वो कुछ ना कुछ उसके बारे में दिया रहता, नहीं दिया है, इसका मतलब है कि पाइप हॉरिजेंटल है। और अगर हॉरिजेंटल है तो H1 और H2 बराबर होंगे, इसलिए ये पूरा पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बचा क्या P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P1 पर प्रेशर ज्यादा है, P2 पर प्रेशर
कम है क्योंकि P1 पर वेलोसिटी कम है और P2 पर वेलोसिटी ज़्यादा है। तो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। हो गया क्लियर। P1 माइनस P2 की वैल्यू है 3, हाफ रो की वैल्यू है 1.25 इंटू 10³ यानी कि 1250, 1250 इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए A1 B1 इज इक्वल टू होता है A2 B2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। तो हम चाहें तो V2 की जगह रख सकते हैं क्या? A1 बाई A2 इंटू V1। तो A1 बाई A2 इंटू V1 बराबर क्या हो गया? V2। हम ये वैल्यू वहां ले जाके पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, समझ आया? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सातत्य अविरतता का सिद्धांत है जो। तो V2 की जगह A1 बाई A2 इंटू V1 रख दें तो A1 बाई A2 का होल स्क्वायर, A1 बाई A2 का होल स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर, किसका? V1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर हो जाएगा। सो 3 इक्वल्स टू 1/2। चाहे तो इसको कट कर दीजिए यहीं पे, 2 से कटा 6, 2 25, 625। A1 की वैल्यू कितनी है? 10 और A2 की वैल्यू 5, 10/5 2, 2 का स्क्वायर किए 4 इंटू V1 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 इंटू V1 स्क्वायर। क्लियर है? सो V1 स्क्वायर बराबर आएगा 3 बाई 625 इंटू 4 माइनस 1 3, 3 कट गया, 1/621, सॉरी 1/625 V स्क्वायर V1 स्क्वायर। तो V1 इक्वल्स टू आएगा 1/25 मीटर पर सेकेंड। V1 इक्वल्स टू आया 1/25 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए चाहे A1 B1 चाहे A2 B2। V1 आ गया, V1 की वैल्यू A1 B1 में पुट कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करें? तो Q निकालना था, यानी कि हमको रेट ऑफ फ्लो रेट निकालना था। फ्लो रेट कैसे निकलेगा? एरिया इंटू वेलोसिटी A1 B1। एरिया, पहले एरिया का सेक्शन का एरिया कितना था? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 इंटू 10⁻⁴ इंटू वेलोसिटी 1/25 कितना आएगा? तो 10/25 यानी 2/5 इंटू 10⁻⁴। 2/5 इज 0.4 इंटू 10⁻⁴। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि डेसिमल अगर इधर शिफ्ट होगा तो 10 के पावर माइनस में वैल्यू चेंज होगी। तो अगर हम इस डेसिमल को इधर भेजें तो हो जाएगा 4 इंटू, ठीक, 4 इंटू 10⁻⁵, 4 इंटू 10⁻⁵। तो हमारा x की वैल्यू कितना आया? x की जगह आया 4। क्लियर है आंसर? देखिए अगला क्वेश्चन है, द सरफेस ऑफ वाटर इन ए वाटर टैंक ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 750 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन द टॉप ऑफ ए हाउस। एक घर के छत पर क्या रखा हुआ है? एक टैंक रखा हुआ, उसमें वाटर सरफेस ऑफ वाटर इन द वाटर टैंक, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टैंक का है 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज h मीटर अबव द टैप लेवल। एक टैप है, टोटी है, उससे h मीटर हाइट पर रखा हुआ है क्या? टंकी, एक टोटी है, यहां से मान लीजिए टोटी है, यहां उसका वाटर का फ्री सरफेस है। द सरफेस ऑफ वाटर इन ए वाटर टैंक ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना गिवन है आपको? 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है 500 mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, अबव द टैप लेवल कितना है? h। टैप लेवल से कितने हाइट पर है? h पर। ठीक, द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द, इस टैप से कितना स्पीड से पानी गिर रहा है? तो 30 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से पानी गिर रहा है।
कह रहा जब dh/dt की वैल्यू x इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है तो x की वैल्यू क्या होगी? सिंपल है कि आप सोचिए कि dh/dt है क्या? dh/dt है इस h के घटने की रेट। इसका मतलब कि किस स्पीड से ये पानी इधर गिर रहा, मान लिए v1, और इधर किस स्पीड से निकल रहा, मान लिए v2। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिए a1, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए a2। और हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि जिस रेट से फ्लो रेट यहाँ होगा वही फ्लो रेट यहाँ भी होगा। तो सिंपल a1 b1 बराबर a2 b2, ठीक, जिसमें से a1 की वैल्यू 750 सेंटीमीटर स्क्वायर को 10⁻⁴ लिखते हैं मीटर स्क्वायर में। v1 क्या है? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एट सेक्शन 1, जो हो जाएगा आपका खुद dh/dt के बराबर, इक्वल्स टू a2 500 mm स्क्वायर 10⁻⁶ इंटू यहाँ वेलोसिटी कितनी है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो हो गया। अब आपको dh/dt चाहिए था, dh/dt मिल जा रहा है। dh/dt इक्वल्स टू 500 इंटू 330, तो 500 इंटू 30 इंटू 10⁻⁴ और -6 और -2 कितना हो गया -8, 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 750 इंटू 10⁻⁴, 750 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट गया, 25 से काट दिए तो 2 जा 50 और 3 जा 35, 75, 3 से काट दिए तो 10, 10 इंटू 2 20 इंटू 10⁻⁸ -4 10⁻⁴, चेक करिए कितना है 10⁻³ कह रहा है। तो एक जीरो को सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ इसका मतलब है, और ये इक्वल है x इंटू 10⁻³ के, इसका मतलब x इक्वल टू कितना है 2। फाइनल आंसर कितना आया x इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम यहाँ पुट कितना करते, हम यहाँ पुट करते 2 कीबोर्ड के हेल्प से। ऑनलाइन पेपर होता है ना जेईई मेंस का, क्लियर है, चेक कर लिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ए स्क्वायर होल ऑफ साइड लेंथ L is made at a depth of h at a certain, and a circular hole of radius small r is made at a depth of 4h from the surface of water in a water tank। एक वाटर का टैंक यानी एक पानी की टंकी है बड़ी सी, ठीक, इस पानी के टंकी में पानी भरा हुआ है, मान लिए कहीं तक भरा हुआ, किसी लेवल तक भरा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है इसमें h गहराई पर एक स्क्वायर होल है, यानी कि स्क्वायर के शेप का होल है, यानी h गहराई पर मान लीजिए यहाँ एक स्क्वायर के शेप का होल है और उस स्क्वायर का साइड लेंथ है L, और कितने गहराई पे है h हाइट पर है, h डेप्थ में है, ठीक है। और एक स्मॉल r रेडियस का सर्कुलर होल है कहाँ 4h हाइट पर, फ्री सरफेस से कितने हाइट पर 4h हाइट पे, इसका रेडियस है r, ठीक। L की वैल्यू भी मच लेस देन h है और r की वैल्यू भी मच लेस देन h है। इसका मतलब है कि हाइट हमको को ज़्यादा कंसीडर करना है एज कम्पेयर टू L और r, क्लियर। इसका मतलब हुआ कि ये इफ्लक्स का केस हो गया, ठीक। अब कह रहा है देन r इज इक्वल टू कब, द रेट ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम द होल्स इज सेम, इससे निकलने वाले पानी का अमाउंट और इससे निकलने वाले वाटर का अमाउंट पर यूनिट टाइम का जो रेट फ्लो है वो सेम है। इसका मतलब है आर की वैल्यू बताना है कब, जब यहाँ से निकलने वाला वाटर और यहाँ से निकलने वाला वाटर क्या है सेम। मान लीजिए यहाँ की वेलोसिटी मान लेते हैं v1 और यहाँ की वेलोसिटी मान लेते हैं v2, तो रेट ऑफ फ्लो सेम होने का मतलब क्या हुआ कि a1 v1 बराबर हो गया a2
v2 के। ठीक, अब v1 और v2 कैसे निकालेंगे? तो v1 वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है, कब? जब डेप्थ h है तो 2g और h हो जाएगा, और जब v2 कितने हाइट पर है? 2h पर, तो v2 इक्वल्स टू अंडर रूट 2g और h की जगह 4h। क्लियर है? बात समझ में आई? तो जिसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2gh यानी 2v1। ठीक है, तो a1 v1 बराबर a2 v2। a1 क्या है? होल वाला, तो l स्क्वायर v1 v1 बराबर a2 सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर इंटू v2। तो v2 की वैल्यू कितनी है? v2 की वैल्यू अभी v2 ही रहने देते हैं। सो l स्क्वायर v1 की वैल्यू अंडर रूट 2gh बराबर पाई आर स्क्वायर, और v2 की वैल्यू 2 इंटू अंडर रूट 2gh। सिंपल, ये 2gh कट गया तो हमारे पास क्या आया? एल स्क्वायर बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आया? हमको क्या चाहिए? आर चाहिए ना, तो आर स्क्वायर बराबर आया एल स्क्वायर बाई 2 पाई, एल स्क्वायर बाई 2 पाई। ठीक, तो हमको चाहिए आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू आई पूरे का अंडर रूट करेंगे तो एल स्क्वायर का हो गया एल अंडर रूट 2 पाई, यानी एल बाई अंडर रूट 2 पाई। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते थे। ठीक, क्लियर है? देखिए, पहले क्वेश्चंस भी ऐसे आते थे, अभी भी क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। आपको अपनी तैयारी बेसिक्स से स्टार्ट करके बेसिक्स मजबूत रखेंगे तो आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ज़्यादा हड़बड़ी में दिक्कत होती है, हड़बड़ी नहीं करनी है, क्वेश्चंस ध्यान से करने हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। आज ये हमारा इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चंस और आगे मेंस से भी और एडवांस से भी क्वेश्चंस करते रहेंगे। अब जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और फिर उससे रिलेटेड टर्मिनल वेलोसिटी और उन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।